द आर्किटेक्चर ऑफ फेयरनेस। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग जो एक सभ्य समाज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, दैट इज़ जस्टिस। इसके अलावा इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो हमें जस्टिस की पूरी फिलॉसफी पढ़नी है कि कैसे लोगों ने जस्टिस के बारे में सोचना शुरू किया, क्या फीचर्स थे जिनकी वजह से आज जस्टिस जैसा है, और उसके बाद ये आगे इसका स्कोप क्या है इवॉल्व होने का। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जस्टिस के बारे में डिस्कशन ना बहुत पहले से चल रहा है, 2-2,500 साल पहले से। और इसका सबसे पहला जो हमें सोर्स मिलता है वो है प्लेटो की रिपब्लिक बुक। उसमें प्लेटो डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि जस्टिस है क्या। एक्चुअली प्लेटो ने सोसाइटी को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। पहला रीजन, दूसरा एपेटाइट, और तीसरा वॉरियर क्लास, या फिर स्पिरिट भी बोल सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हो। मतलब मेरे पास आत्मा है, मेरी आत्मा के 3 फीचर्स हैं। मेरे पास जो सोल है उसमें 3 फीचर्स हैं। एक रीजन, सोचने की क्षमता, दूसरा लड़ने की क्षमता, और तीसरी एपेटाइट यानी भूख, चीज़ों को कंज्यूम करने की और चीज़ों को प्रोड्यूस करने की। तो जिसमें रीजन डोमिनेट करता है जिस व्यक्ति में, मतलब तार्किक क्षमता सबसे ज़्यादा है इन तीनों में, वो रूलिंग क्लास होगी। उसको बोला गया फिलोसोफर किंग। उसके बाद जो इसमें डोमिनेट करता है लड़ाई में, ताकत में, उसको वॉरियर क्लास बोला गया, वो जाके लड़ाई करेगा। तीसरा है एपेटाइट, यानी कि प्रोड्यूस करने की क्षमता, कंज्यूम करने की क्षमता। पूरे सोसाइटी की हायरार्की में ये तीसरे नंबर पे आएंगे, जिनका एपेटाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये प्रोड्यूसर क्लास कहलाई जाएगी, जैसे फार्मर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, ये सब। अच्छा, अब जस्टिस क्या है प्लेटो के अकॉर्डिंग? उन्होंने एक सोल बनाई, सोल के 3 पार्ट्स बनाए, और उसके बाद कहा कि जिसमें जो डोमिनेट कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी में काम करे। यही न्याय है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार सोसाइटी में काम कर रहे हैं बिना किसी दूसरे के में इंटरप्ट किए हुए। ये प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि प्लेटो इंडिया घूम के आया था। उसने ना ये चीज़ें ना वर्ण व्यवस्था से उठाई हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जैसे सोक्रेटिस की जब डेथ हुई थी ना, तो उसके बाद प्लेटो ने छोड़ दिया था एथेंस। तो माना जाता है कि इंडिया में शायद रहे होंगे वो, और इंडिया में तब वर्ण व्यवस्था चल रही थी। एक सोर्स है जो ये कहते हैं, बाकी लोग इसके अगेंस्ट में भी। उनको लगता है कि ये प्लेटो ने खुद से बनाया है, क्योंकि हमारी वर्ण व्यवस्था भी ऐसे ही चलती है कि हायरार्की बना रखी है पूरी। खैर, तो ये उनके अकॉर्डिंग जस्टिस की बात थी। उसके बाद उनके शिष्य हुए एरिस्टोटल। उन्होंने लगभग हर बात का विरोध किया प्लेटो की, तो इस बात के भी विरोध में खड़े हुए। उन्होंने कहा नहीं, ड्यूटी बेस्ड जस्टिस नहीं है, ये ड्यूटी तो है कि हम अपने अनुसार काम कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, राइट बेस्ड जस्टिस होना चाहिए। मैं जो चीज़ डिजर्व करता हूँ वो मुझे मिलनी चाहिए। उसको बोला गया राइट बेस्ड जस्टिस, और या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो ये दो, प्लेटो और एरिस्टोटल, ये दोनों बेस थे जस्टिस के, कि कहाँ से न्याय की परिभाषा आना शुरू हुई। ठीक है, ये तो हो गया एंशिएंट पीरियड। इसके बाद मेडिवल एरा में ना चर्च हावी रहा पूरे उस पर, यूरोप पर। तो जस्टिस की बात तो लगभग खत्म हो जानी है। धर्म एकदम चढ़ा हुआ है अपने चरम पर। वो सिर्फ जो कह देगा वही धर्म माना जाएगा। जो कोई चर्च वाला व्यक्ति कह रहा है उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते आप, चाहे आपके राइट्स खत्म हो, चाहे आपकी ड्यूटी खत्म हो। तो इस एरा में साइलेंस रहा मामला, किसी ने जस्टिस की कोई बात नहीं की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होता है रेनेसा। थिंकर्स का राइज होना शुरू होता है, और उसके बाद साइंटिस्ट्स आते हैं, बहुत सारे थ्योरीज मिलती हैं, लोग फिर से सोचना शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है उसके बारे में भी सोचा जाएगा। तो फिर से जस्टिस के बारे में बातें शुरू हुई। अच्छा, इस एरा की खास बात है, इसकी वजह से हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ना समाजवादी लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उदारवादी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी लिबरल और सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सब अपनी अपनी सोसाइटी बनाना चाहते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। ये सब जस्टिस की थ्योरी देंगे कि हमारे हिसाब से न्याय ये है, हमारे हिसाब से न्याय ये है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो इनइक्वालिटीज आई समाज में, या फिर जो फायदे भी मिले समाज को, उस कारण से जस्टिस के बारे में फिर से सोचा जाने लगा। आराम से समझो, कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी विचारधारा तभी राइज करती है जब एक स्पेसिफिक कंडीशंस बने सोसाइटी में। हमारे भारत में भी ऐसा ही है, जैसे मैंने लिबर्टी वाले वीडियो में बताया था, लिबरलिज्म बारे में। तो यही हुआ यहाँ पे। अच्छा, अब न्याय के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो कौन सा न्याय चाहिए, मतलब जस्टिस के डायमेंशंस क्या क्या होने चाहिए। पहला डायमेंशन, सबसे पहले सबके दिमाग में यही आता है, लीगल जस्टिस, कि अगर मैं कुछ करूं जो कि समाज के लिए या फिर किसी के लिए भी बुरा है, तो मुझे उसकी पनिशमेंट मिले, और जिसके साथ बुरा हुआ है उसको उसका कंपनसेशन मिले। ये काम किसका होना चाहिए? स्टेट का। इसको बोलते हैं लीगल जस्टिस। और क्या आता है लीगलिटी में? लॉज का बनना।
लॉज भी ऐसे नहीं होने चाहिए जो सोसाइटी के अगेंस्ट हों, लॉज ऐसे बनाओ जो सोसाइटी की प्रोग्रेस में हेल्प करें। तो इसको क्या बोला गया, ये भी एक लीगल जस्टिस का पार्ट है। आर्बिट्ररी लॉज नहीं होने चाहिए कि राजा का कुछ भी मन हुआ और उसने बना दिया, क्योंकि मेडिवल एरा में हम इन चीज़ों से ही तो लड़े थे। तो जस्टिस भी हमें फिर ऐसा चाहिए कि रूल्स मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बने, ठीक है। इसके बाद अगला डायमेंशन पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस माने क्या, पॉलिटिकल लिबर्टी चाहिए, वोट डालने का अधिकार, अपना नेता चुनने का अधिकार, ठीक है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हो सोसाइटी में, एक कंट्री में, ताकि हम लोग अपने डिसीजंस खुद ले सकें, क्योंकि एट द एंड उन डिसीजंस का इम्पैक्ट हम पे होने वाला है। कोई आर्बिट्री व्यक्ति कुछ भी डिसाइड करके हमें दे रहा है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ जस्टिस। तो यही पॉलिटिकल जस्टिस का पार्ट था। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि समाज में इनइक्वालिटीज़ आना शुरू हो गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, वेल्थ इनइक्वालिटीज़ और जो इनकम इनइक्वालिटीज़ और मतलब अलग अलग तरीके की सोशल इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में। तो वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। और वो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक अच्छे स्तर के जीवन जीने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये राइट बेस्ड भी है और ये नीड बेस्ड भी है, ये सब किसी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रिविलेज है कि अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हो या फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हो। ये हर किसी का अधिकार है, ना कि किसी एक वर्ग का प्रिविलेज। तो इसके बारे में बात की गई, ठीक है। ये 3 डायमेंशंस हो गए जस्टिस के। इसके बाद अब मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि एक वर्ग ऐसा है जो लिबरल है, एक वर्ग ऐसा है जो सोशलिस्ट है, एक वर्ग ऐसा है जो मार्क्सिस्ट है, मतलब भिन्न प्रकार की आइडियोलॉजी समाज में तब प्रचलित है। तो सब ने अपने हिसाब से जस्टिस की डेफिनेशन दी। तो पहली डेफिनेशन आई हमारे सामने प्रोसीजरल जस्टिस की। क्या है ये प्रोसीजरल जस्टिस, आराम से समझना। एक रेस है, मतलब रिसोर्सेज को हम ऐसे मानते हैं कि मेरिट बेस्ड मामला है कि एक रेस हमें दौड़नी है, रेस दौड़नी शुरू की, यहां तक पहुंचना है। जो रूल्स है ना वो होने चाहिए रेस को, मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए और उसको फॉलो करके जो भी रेस जीतता है उसको हम मान लेंगे कि हाँ ये डिजर्व करता था ये प्राइस, या फिर रिसोर्सेज ये डिजर्व करता था, उनको आराम से अब एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसका अधिकार है उन रिसोर्सेज के ऊपर। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि जो दौड़ रहा है वो गरीब था। एक ऐसे सोचो आराम से, एक जॉब है, इसके लिए लोगों को पढ़ना है। अब रूल्स ऐसे बना दिए कि एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद जॉब मिल जाएगी। एक गरीब व्यक्ति है, वो उसके पास रिसोर्सेज बेसिक ही नहीं है, तो वो इसकी तैयारी कैसे कर सकता है। और एक कोई अमीर व्यक्ति है जो रिसोर्सेज से मतलब इनफ रिसोर्सेज कैरी करता है, वो तो जीत ही जाएगा इस रेस को। तो इन लोगों का कंसर्न था कि जो रूल्स हैं वो प्रॉपर बने होने चाहिए, यानी कि एग्जाम होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, और उसके बाद सिलेक्शन होना चाहिए। ये रूल्स फिक्स होने चाहिए, इनमें कोई चेंजेस ना हो, ये प्रोसीजरल जस्टिस कहता है, ठीक है। अब आप समझ सकते हो ये बात किसने कही होगी, मतलब इसके फॉलोअर्स कौन होंगे। इनके फॉलोअर्स थे फ्रेडरिक हाइक, मिल्टन फ्रेडमैन, रॉबर्ट नोजिक। ये तीनों नियो लिबरलिस्ट भी थे, उदारवादी। इनके अकॉर्डिंग अगर कोई अमीर व्यक्ति है और वो कोई एग्जाम दे रहा है और कोई गरीब व्यक्ति एक एग्जाम दे रहा है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर गरीब व्यक्ति को रिजर्वेशन मिल रहा है या फिर उसके वेलफेयर के लिए स्टेट कुछ भी कर रहा है, तो दैट इज अगेंस्ट द लिबर्टी ऑफ दैट रिच गाय। तो इन लोगों ने ये वाली थ्योरी दी प्रोसीजरल जस्टिस की। अच्छा, मैंने आपको बताया कि समाज में सोशलिस्ट लोग भी घूम रहे थे, मार्क्सिस्ट भी घूम रहे थे। तो उन्होंने फिर दूसरे एस्पेक्ट पर फोकस किया कि सब्सटेंसिव जस्टिस क्या है। आराम से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस है, दौड़ना है, रूल्स फिक्स कर दिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक कोई व्यक्ति जिसकी टांग टूटी हुई है और एक कोई व्यक्ति जो शरीर से बहुत स्वस्थ है, इन दोनों को एक रेस में दौड़ा दिया, इस रेस का कुछ फायदा भी है? अलग होने चाहिए ना एस्पेक्ट किसी ऐसे व्यक्ति को जज करने के लिए जो नेचुरली अनइक्वल है दूसरे से, या फिर सोशली भी अनइक्वल है। तो इसी बात पे बात करता है सब्सटेंसिव जस्टिस, द आउटकम एंड कंटेंट ऑफ लॉ, कि कोई भी नियम ऐसे बनना चाहिए कि उसके जो रिजल्ट हैं उस पर फोकस किया जाए। ये रिजल्ट पर फोकस नहीं कर रहे, ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि रेस हो और जो जीते उसको प्राइज मिल जाए। इनका फोकस सिर्फ रूल्स पे है, और इधर मामला रिजल्ट की तरफ भी जा रहा है कि सोसाइटी में उससे इनइक्वालिटी बढ़ रही है या घट रही है। अमीर व्यक्ति का लड़का लगातार सब आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो गरीब है वो लगातार गरीब होता जा रहा है, तो ये एक जस्ट सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो सकता। तो यही बात इन लोगों ने कही सब्सटेंस, ये बेसिकली सोशलिस्ट ट्रेडिशन से आया है पूरा थिंकिंग सब्सटेंसिव जस्टिस की। अच्छा, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ये लोग, ऑब्वियसली, क्योंकि जो रेस मैंने एग्जांपल लिया वो आप ऐसे समझना कि रिसोर्स किसको मिलने चाहिए। तो इन लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन था ना रिसोर्सेज का, और ये भी इनफैक्ट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, एक
कॉमन एस्पेक्ट आया कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसे होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो उसी की हम बात करने वाले हैं अगले। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, अलग अलग व्यूज आए। पहला व्यू आया नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी वही रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नीड बेस्ड, जिसकी जो नीड है और जिसकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उसको रिसोर्सेज दे दो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये मार्क्सिस्ट व्यू ज़्यादा है, सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट, कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, कि जितनी काबिलियत है उतने रिसोर्सेज उसको अलॉट हो जाएं। ठीक है। दूसरा व्यू आया राइट बेस्ड व्यू। जहाँ भी अधिकारों की बात आए ना, समझ जाना कि लिबरल व्यू है, क्योंकि लिबर्टी और लिबरलिज्म को फॉलो करने वाले लोग ही ज़्यादा राइट बेस्ड बातें करते हैं। तो वही यहाँ पे हुआ। ये रॉबर्ट नोजिक ने प्रोसीजरल जस्टिस में, जैसा मैंने आपको बताया था, सेम कंडीशन यहाँ पे कि अगर मैं काबिल हूँ तो मुझे रिसोर्सेज पे अधिकार मिलना चाहिए, चाहे मेरी वो नीड हो चाहे ना हो। आराम से समझना, मैं एक लिमिट है पैसे की, उससे मेरी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि मेरा टैलेंट इतना ज़्यादा है मेरे अंदर, मैं उससे ज़्यादा भी अगर कंज्यूम कर रहा हूँ तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसी को बोलते हैं राइट बेस्ड जस्टिस। वो अधिकार है मेरा कि मैं उन चीज़ों को कंज्यूम करूँ। ठीक है। उसके बाद आता है डिजर्ट बेस्ड जस्टिस। ये डेजर्ट नहीं है, ठीक है। मेरिट, अगर मैं काबिल हूँ किसी चीज़ के तो वो मुझे मिलनी चाहिए, और मैं जिसको ट्रांसफ़र करना चाहूँ, मतलब अगर मुझे पैतृक संपत्ति मिली हुई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इनहेरिटेंस हुई है मुझे, मेरे पिताजी ने बनाई थी, तो यही बात यहाँ पे की गई है डिजर्ट बेस्ड जस्टिस में। देखो, नेचुरल जस्टिस बेस्ड ऑन नेट वर्थ, हार्ड वर्क एंड टैलेंट, कि तुम अगर इस लायक हो तो तुम कुछ भी कंज्यूम कर सकते हो। ये दोनों ही लिबरल व्यूज़ हैं। देखो, एडमंड बर्ग और स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, राइट लिबरल्स कहना चाहिए, नॉट कंजर्वेटिव लिबरल। ठीक है। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था जॉन रॉल्स। इन्होंने ना जस्टिस की एक ऐसी डेफिनेशन देने की कोशिश की जो यूनिवर्सल हो। इनका बेसिक कंसर्न था कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, इसके लिए कुछ ऐसी थ्योरी आ जाए कि पूरी दुनिया में अप्लाई हो जाए, मतलब इतनी फेयर हो वो थ्योरी कि पूरी दुनिया उसका यूज़ करे और पूरी दुनिया में जस्टिस आ जाए एक सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को लेके। ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यार क्या क्या है रिसोर्सेज, पावर्स, अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ऑब्वियसली ये भी तो एक रिसोर्स ही है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बाद वेल्थ वगैरह, राइट्स एंड लिबर्टी, ये देखिए लिखा हुआ है, ये सारे इनकम, वेल्थ, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज़, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए इसके लेकिन उन्होंने एक थ्योरी दी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, और ये याद रखना कि थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दिया है। ठीक। वेल ऑफ इग्नोरेंस। क्या है ये वेल ऑफ इग्नोरेंस? आजकल इंस्टा रील्स में बड़ा वायरल होता है ये रॉल्स की थ्योरी, तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। कैसे करोगे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन? रॉल्स ने कहा एक काम करते हैं, ये जो सोसाइटी है ना, इसको ऐसे शिफ्ट करो कि ओरिजिनल पोजीशन इसकी ऐसी है कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है इन अपने खुद के बारे में। मतलब इसको बोलते हैं कि मैं जानता ही नहीं मेरे पास क्या टैलेंट है, मेरे पास कितनी नेटवर्थ है जो मुझे पिताजी से मिली हुई है, और कोई भी रीज़न, मतलब कुछ भी नहीं पता मुझे मेरे बारे में। तो जॉन रॉल्स ने जब ये लोग इकट्ठे किए ना कि अब तुम बताओ कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। अब किसी को अपने टैलेंट के बारे में नहीं पता, अपनी प्राइमरी एक्विजिशन के बारे में कुछ नहीं पता कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी वगैरह है। अब ये क्या चाहेंगे पता है? एक ग्रुप ऐसा है जिसके पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं होंगे, मतलब ये डर तो रहता है ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरे पास क्या है, हो सकता है मैं एकदम गरीब हूँ, हो सकता है मैं एकदम अमीर हूँ, तो मैं रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कैसे करूँगा? तो अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स, जो व्यक्ति होता है ना, जो मैन है, ह्यूमन, वो ना सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपनी भलाई सोचता है, ठीक है, वो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, वो रैशनलिस्ट होता है, उसके पास तार्किक क्षमताएं होती हैं। तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि गरीबों का भला ना हो या फिर गरीबों का नुकसान हो, क्योंकि एक कंसर्न ये भी है ना, ये भी तो गरीब हो सकता है, ये जानते ही नहीं कि हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, इसको बोलते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है। तो ये जो डिसीजन लेंगे ना फिर रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो सबसे गरीब वर्ग है उसकी भलाई सोचेंगे, क्योंकि हम भी तो गरीब हो सकते हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। जो मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं, जो मैक्सिमम बेनिफिट है, वो लीस्ट एडवांटेज ग्रुप की तरफ जाएगा फिर जब ये लोग रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है। अब उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए कुछ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। पहला प्रिंसिपल कि ईच पर्सन, पूरी सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति है, उसको बेसिक लिबर्टी का अधिकार होना चाहिए। ये देखो, यही लिखा हुआ है, जो सबको डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सबको जो प्रोग्रेस करने के लिए चीज़ें चाहिए,
जो बेसिक चीज़ें हैं एकदम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू वोट, सोसाइटी के जो हिस्सा हैं लोग, उन सबके पास ये अधिकार होने चाहिए। इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं चलेगा कि किसी एक वर्ग के पास ये अधिकार है दूसरे वर्ग के पास नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नहीं। सबको ये बेसिक लिबर्टी सबके पास होनी चाहिए, वरना कोई ग्रो ही नहीं कर पाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने दिया कि ऑफिसेज एंड पोजीशंस के सोसाइटी में जितने भी जॉब्स हैं वो सबके लिए खुले होने चाहिए, ठीक है, एक फेयर इक्वालिटी के साथ। अच्छा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि एक ग्रुप ऐसा हो सकता है जो बहुत गरीब हो या फिर बहुत मतलब नेचुरल इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं कम्पीट कर सकता टॉप मोस्ट लेवल के लोगों के साथ। तो उन्होंने कहा गया है कि सोशो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको इस तरीके से अरेंज करो कि जो लीस्ट एडवांटेज्ड ग्रुप है उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब इसके लिए रिजर्वेशन हो सकता है, इसके लिए वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि मैं बेसिक फैसिलिटीज़ एज अ स्टेट प्रोवाइड करूँगा, स्कूल प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, हॉस्पिटल प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। तो 3 प्रिंसिपल्स आए। पहला क्या था कि बेसिक लिबर्टी सबके पास होनी चाहिए, दूसरा कि जो ऑफिसेज हैं वो सबके लिए खुले होने चाहिए ओपन, तीसरा कि गवर्नमेंट को या स्टेट को ऐसे काम करना है कि जो लीस्ट एडवांटेज ग्रुप है उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो, वो समाज के मुख्य धारा में आ पाए। तो इनकी प्रायोरिटी क्या दी है उन्होंने, देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, अब समझने की कोशिश करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। उसके बाद सेकंड बी फॉलो होना चाहिए, ये वाला, मतलब समझ में आ रहा होगा कि जॉन रॉल्स भी ठीक ठाक लिबरल हैं, वरना इसको ऊपर रखते हो। और उसके बाद लास्ट में थर्ड प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। ये इनकी पूरी थ्योरी थी। समझ में आया कि वेल ऑफ इग्नोरेंस है, लोगों को अपने टैलेंट के बारे में, अपनी इनिशियल वर्थ के बारे में पता नहीं है, तो जब वो डिसीजंस लेते हैं रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन का तो वो ऐसे सोचेंगे। और ये इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए डिवीजन के। अच्छा, ये तो थ्योरी इन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सल थ्योरी है, इससे हर जगह रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी थ्योरी यूनिवर्सल हो? वही इनके साथ हुआ। अब पढ़ेंगे इनका क्रिटिसिज्म। अच्छा हाँ, एक और टॉपिक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अम्बेडकर ने भी यही बात कही थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, कि पॉलिटिकल जो फ्रीडम है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती सोशल फ्रीडम के बिना या फिर सोशल इक्वालिटी के बिना। क्यों नहीं कर सकती भाई? देखो, इलेक्शन करवाने हैं, एक वर्ग ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है, फिर वो वंचित वर्ग है, वो एक अलग तरीके से वोट डालेगा, और जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत अलग तरीके से वोट डालेंगे। क्या फिर इससे मतलब सोसाइटी एग्जिस्ट कर पाएगी? एक फेयर सोसाइटी नहीं कर पाएगी। तो वही रॉल्स की थ्योरी में भी अप्लाई होता है, लीस्ट एडवांटेज वाले मतलब ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म कैसे मिला? एक व्यक्ति हुए रॉबर्ट नोजिक, जो कि राइट लिबरल हैं या फिर न्यू लिबरल हैं। इनका नाम इस वीडियो में 2 बार आया है टोटल। कहाँ कहाँ आया है? एक तो प्रोसीजरल जस्टिस में और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में, जिसमें राइट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन की इन्होंने बात की है। तो इन्होंने ना जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा ना रॉल्स ने ना लिबर्टी को सेक्रीफाइस किया है इक्वालिटी के चक्कर में। अब कोई लिबरल व्यक्ति है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी? लिबर्टी। तो इनको ऐसा लग रहा है जो ये प्रिंसिपल था ना कि सोसाइटी और स्टेट को जो लीस्ट एडवांटेज ग्रुप है उसके फेवर में काम करना चाहिए, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए अमीर जो टैक्स देंगे वो यूज़ होगा। तो ये ना उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है अमीरों के साथ, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट नोजिक, कि उन्होंने कोई चीज़ कमाई उसका यूज़ कोई और कर रहा है। ये फोर्स्ड लेबर का उन्होंने ये लिखा भी है कि दिस इज़ फोर्स्ड लेबर, जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो इन्होंने मतलब क्योंकि ये लिबरल थे तो इनको लिबर्टी को एकदम प्रायोरिटाइज करना था। तो फिर इनसे पूछा गया कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि रॉल्स ने गलत डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो तुम बताओ कि सही डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसको कहा गया इंटाइटलमेंट थ्योरी। ये पेपर में सीधा क्वेश्चन भी आता है कि ये इंटाइटलमेंट थ्योरी किसने दी है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो इनिशियल एक्विजिशन है रिसोर्सेज का वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो सबके लिए ज़रूरी है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉपर्टी को इनिशियल एक्वायर ऐसे करो कि जो कॉमन गुड हैं वो सारे लोग यूज़ करें, ठीक है। मैंने एक्वायर कर ली प्रॉपर्टी, उसके बाद उसको मैं किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, बट दैट ट्रांसफ़र शुड बी जस्ट। वो आर्बिटरी या फिर फोर्स्ड नहीं होना चाहिए कि मैं लोगों को एक्सप्लॉइट करूँ अपनी प्रॉपर्टी की वजह से। स्टेट का काम है ये चीज़ें रोकना, मतलब फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और या फिर इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन, इनको रोकने का काम करेगा एक राज्य। और इसी को बोला गया जस्टिस, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये फेयर तरीके से हो, यही बस जस्टिस है। पहला प्रिंसिपल।
इनिशियल एक्विजिशन, दूसरा प्रिंसिपल वॉलेंट्री ट्रांसफर जैसे मैंने आपको अभी बताया, और तीसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ जस्टिस, वही राज्य, कि राज्य देखेगा कि कहीं अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, कि अनजस्ट एक्विजिशन या फिर अनजस्ट ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, कि फोर्स ट्रांसफर या किसी भी तरीके से गलत ट्रांसफर। पता है इन्होंने ऐसा क्यों कहा? आप लोग सोच रहे होगे, सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये तो लिबर्टी की बात कर रहा है, तो इसने ऐसा कैसे बोल दिया कि जो कॉमन गुड है वो सब यूज़ कर सकते हैं। ये ना अमेरिका से था, बहुत चालाक हैं ये लोग, क्योंकि तब ऑयल सिर्फ मिडिल ईस्ट में पाया गया था, तो ये सिर्फ इसलिए बात कही गई कि ऑयल पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है, तो इस पर ना मिडिल ईस्ट की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अ कॉमन गुड। ये अपने फ़ायदे के लिए ये बात कह रहे हैं, अमेरिका के फ़ायदे के लिए ये बात कह रहे हैं। समझने की कोशिश करना कि इनिशियल एक्विजिशन, मतलब तुम खुद सोचो ना, एक बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लिबरल व्यक्ति ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसका यही रीज़न था कि अमेरिका को फ़ायदा मिले इस चीज़ से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ये थ्योरी थी, रॉल्स को ना लेफ्ट लिबरल कहा जाता है, कि लिबरल तो है लेकिन लेफ्ट में, बट हैं लिबरल। तो फिर इनका क्रिटिसिज्म मैकफर्सन ने किया, जिनको मार्क्सिस्ट थिंकर माना जाता है। हालांकि उसमें भी डिबेट है कि ये मार्क्सिस्ट थे कि नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी इनकी थ्योरी मार्क्सिज्म के अगेंस्ट भी है, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल है ना, अकॉर्डिंग टू मैकफर्सन, रोल्स का, वो ना पोजेसिव है, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैंने जो कुछ एक्वायर किया है वो बस मेरी वर्थ है, मेरा सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इंडिविजुअल को बोला जाता है पोजेसिव इंडिविजुअल, और ऐसी आइडियोलॉजी को अगर पूरा समाज फॉलो कर रहा है तो उसको बोलते हैं पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ये जो लिखा हुआ है उसको बोला जाता है पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या थी? द इल्यूजन ऑफ इक्वालिटी। रॉल्स ने कहा कि मैंने माना है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको ना बहुत नैरो तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। एक जो प्रॉपर फोकस होना चाहिए उस चीज़ पे, कि इनइक्वालिटी इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि एक प्रिंसिपल में आपने ख़त्म कर दी कि ठीक है सोसाइटी को ऐसे काम करना चाहिए, और ऊपर के जो दो प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे के पूरे लिबरल बेस्ड हैं या फिर एक्सट्रीम लिबर्टी को फॉलो करते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरी दिक्कत क्या थी कि ये जो पूरा बताया रोल्स ने कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, ये एक कल्चर बेस्ड है, ये पूरी दुनिया में फॉलो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो कंडीशंस उन्होंने मान ली, वेल ऑफ इग्नोरेंस, रिसोर्सेज, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट का एक विशेष प्रकार होना, ये सिर्फ कैपिटलिस्ट वेलफेयर स्टेट में होता है। ये यूरोप स्पेसिफिक है पूरी थ्योरी, इसका पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, यही लिखा गया है, कल्चरल स्पेसिफिक, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं था। रॉल्स ने एक सोसाइटी की बात की, एक सोसाइटी में वेलफेयर स्टेट की बात की, उस स्टेट में इनइक्वालिटी की बात की। ये सारी चीज़ें कहाँ एग्जिस्ट कर रही थी उस समय? यूरोप में। तो ये थ्योरी सिर्फ यूरोप स्पेसिफिक है, और बाद में जॉन रॉल्स ने खुद ये बात मानी कि ये यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है, ठीक है। और क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं इस थ्योरी का। अब समझो ना कितनी तबाही मचाई होगी इस थ्योरी ने, कि हर वर्ग इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेसिफिक, बहुत अच्छे पॉइंट भी हैं जिनको लोगों ने, गवर्नमेंट ने फॉलो भी किया है रॉल्स की थ्योरी पढ़ने के बाद, और पॉलिटिकल साइंस में बहुत महत्व है जॉन रॉल्स का, ठीक है। एक फेमिनिस्ट थिंकर हुए SM ओकिन, उन्होंने क्रिटिसाइज किया जॉन रॉल्स को। उन्होंने कहा कि तुमने जो वेल ऑफ इग्नोरेंस बनाया था ना, कि एक समाज को पूरे को पर्दा कर दिया था, उसमें फैमिली को इंक्लूड नहीं किया था, तुमने पब्लिक स्फेयर को बस डिवाइड किया है उस तरीके से। पब्लिक स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इसमें सेक्स का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया गया, मेल और फीमेल भी है ये भी नहीं पता होना चाहिए लोगों को। मतलब जो वेल ऑफ इग्नोरेंस थी उसमें नेटवर्थ की बात की गई, टैलेंट की बात की गई, उसमें सेक्स की भी बात की जानी चाहिए थी, कि ऐसी सिचुएशन बने कि तुम्हें पता ही नहीं है कि मेल हो या फीमेल हो। मतलब जो वो वेल ऑफ इग्नोरेंस वाली स्थिति थी, वरना ये स्फेयर हमेशा ऐसा ही बना रहेगा जैसा है। तो ओकिन चाहते थे कि इनकी जो किताब है, ये पेपर में क्वेश्चन आया था, जेंडर जस्टिस, जेंडर एंड सोसाइटी, ये किसने लिखी हुई है? पेपर में क्वेश्चन आया था जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली की, किसी, ये याद रखना, ठीक है। इन्होंने कहा ना इस डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ और ऐड करो, कि जो सोसाइटी और जो फैमिली का स्ट्रक्चर है उसमें जो हेड है वो मेल होता है, ये चीज़ भी हटा दो, उसको पता ही ना हो इस चीज़ के बारे में, तब ये थ्योरी ठीक हो जाएगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करो तो फीमेल्स को भी इसमें पार्ट लेने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो, समझने की कोशिश करना, मैं हूं
मुझे तुमने फ्रीडम दे दी, मुझे तुमने रिसोर्सेज दे दिए, मैं इस कैपेबल ही नहीं हूं कि मैं उनका यूज कर सकूं। एग्जाम्पल देखना कितना बढ़िया से समझाया उन्होंने कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हर तरीके से फिट है, जो फिट है, उसको ये चीजें तुम दे रहे हो तो ठीक है, वो उसका यूज करके आगे बढ़ जाएगा। इसको अगर मैंने ये सब दे दिया, इसके लिए कुछ यूज है इसका, और रिसोर्सेज के वेस्टेज भी हो गया क्योंकि ये कैपेबल नहीं है। तो अमर्त्य सेन बात करते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच की, कि कैसे एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें जो कैपेबल है उसको वो रिसोर्स दिया जाए। मतलब मैं जितना अंदर से फ्री हूं उतना ही मुझे बाहर से फ्री किया जाए, वरना मैं फ्रीडम लेके कुछ गलत ही करके आऊंगा। तो वही यहाँ पे बात की गई है कि जो प्राइमरी गुड्स हैं अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये कैपेबिलिटी कन्वर्जन, और इसका यूज करके उसकी फ्रीडम इनहेंस होगी अपने आप। आराम से समझने की कोशिश करना, ये जो व्यक्ति है इस रिसोर्सेज को यूज करके, इन रिसोर्सेज को, वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ये नहीं बढ़ सकता, ये कैपेबल नहीं है। तो वही है कि जब रिसोर्सेज कैपेबल व्यक्ति को मिलेंगे तो उसका फ्रीडम बढ़ेगा, वो पिंजरे से बाहर, ये मतलब फ्रीडम का सिंबल है, वो फिर पिंजरे से बाहर निकलेगा। इसकी वो बोला गया कैपेबिलिटी अप्रोच। एक एग्जाम्पल से समझना, मैं हूँ, मैंने 2 महीने, ये अगले पेज पर है ये एग्जाम्पल, मैंने फ्लूट बनाई, ठीक है, 2 महीने मेहनत करी, मैंने एक बांसुरी बनाई, मुझे बजानी नहीं आती। एक कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बजानी आती है, एक कोई तीसरा व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे इतने रिसोर्सेज ही नहीं मिले कि मैं बांसुरी बनाना सीख सकूँ या फिर उसको बजाना सीख सकूँ। तो ऐसी सिचुएशन में किसको बांसुरी मिलनी चाहिए? मैंने बनाई है, कोई, मैं इस पर क्लेम करूँगा कि मतलब मेरा लेबर लगा है, कोई कह रहा है कि मुझे बजानी आती है, तो इसका यूज़ कैसे करेगा? तीसरा कह रहा है कि मुझे इतने रिसोर्सेज ही नहीं मिले, मुझे मिलनी चाहिए बांसुरी। तो जो जस्टिस है ना, जो रॉल्स ने यूनिवर्सल कर दिया, वो यूनिवर्सल नहीं है। एक मोनोलिथिक कंसेप्ट से नहीं सोचा जा सकता जस्टिस के बारे में कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे बात चल रही है कि रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जो गरीब है उसको इतने रिसोर्सेज दे दो। वो कैपेबल ही नहीं है कि उसका यूज़ करके कुछ कर सके। इसी बारे में बात करते हैं अमर्त्य सेन। कैपेबिलिटी अप्रोच इस अप्रोच को कहा जाता है, और जस्टिस को उन्होंने कहा कि ये प्लूरलिस्टिक कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिमाग में फितूर भर रखा है कि सिर्फ रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन यही जस्टिस होता है। नहीं, कैपेबल होना चाहिए व्यक्ति रिसोर्सेज का यूज़ करने के बाद अपनी फ्रीडम को एनहेंस करने के लिए, ठीक है। ये अमर्त्य सेन की बात थी। आगे मैंने बोला था पहले भी कि जॉन रॉल्स का जो इंडिविजुअल है वो पोजेसिव इंडिविजुअल है, जो मैकपर्सन का क्रिटिसिज्म था। तो एक ग्रुप ऐसा भी होगा समाज में जो कम्युनिटी को फेवर करता होगा, उस ग्रुप को बोला जाता है कम्युनिटेरियन ग्रुप, ठीक है। तो इन्होंने भी जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज किया, वही बात कि जो तुमने माना है ना, जो इंडिविजुअल माना है वो एटोमाइज्ड है, यानी कि सोसाइटी से अलग हटके है, उसका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे इंडिविजुअल का। लेकिन उसकी जो डिमांड्स होंगी वो जिस तरीके से बड़ा होगा, उसमें ठीक ठाक सोसाइटी का, रिलीजन का, कल्चर का रोल होगा। तो एक जो व्यक्ति होता है ना, वो कॉबवेब मॉडल होता है, उसके विचारों पे फैमिली भी इन्फ्लुएंस करती है, उसके विचारों पे रिलीजन भी इन्फ्लुएंस करता है, उसके विचारों पे नेशन भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो कोई भी डिमांड उस व्यक्ति की, कोई भी नीड कल्चरल स्पेसिफिक है, दैट विल डिपेंड ऑन द कल्चर जहाँ पे भी वो रह रहा है। इंडिया में डिमांड्स अलग होंगी और किसी प्रोडक्ट का यूज़ अलग तरीके से किया जाएगा, यूरोप में उसका यूज़ अलग तरीके से किया जाएगा। ये कम्युनिटी बेस्ड है। और इनफैक्ट इंडिया में भी एक रिसोर्स हो सकता है किसी एक पार्ट में अलग तरीके से यूज़ किया जाए, दूसरे पार्ट में अलग तरीके से यूज़ किया जाए। तो जो इंडिविजुअल है वो ऐसा नहीं होता कि उसका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, अकॉर्डिंग टू कम्युनिटेरियन जो थिंकर्स हैं उनके हिसाब से, ठीक है। वही बातें लिखी हुई हैं कि जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, वेल्थ, ऑनर, ऑफिस, ये सारा जो पूरा जो सिस्टम है ना, ये कल्चरल स्पेसिफिक होता है। किसी को किसी तरीके से यूज़ करना होता है, किसी को किसी तरीके से यूज़ करना होता है। ये क्रिटिसिज्म है इसका, ठीक है। द सेम गुड हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सोसाइटीज़। वही मैंने जो अभी आपको बताया, कोई सिंगल सेट हो ही नहीं सकता ऐसा जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो किसी भी थ्योरी को लेके। भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ अप्लाई होती है, समझने की कोशिश करना। रॉल्स ने जो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन माना है ना, या फिर जो इनइक्वालिटी मानी है, उसमें कास्ट का कोई रोल नहीं था। जबकि इंडिया एज अ कंट्री कास्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एज अ सोसाइटी। वो थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं है इंडिया में। कैसे अप्लाई करोगे? सिर्फ इनइक्वालिटी इनकम के बेस पे थोड़ी है। हमारे यहाँ कास्ट भी एक फैक्टर है, रिलीजन भी एक फैक्टर है, रेस भी एक फैक्टर है, लैंग्वेज भी एक फैक्टर है। तो इतने कॉम्प्लेक्स कंट्री में ये थ्योरी अप्लाई ही नहीं हो सकती, ठीक है। अब बट ऐसा नहीं है कि थ्योरी एकदम इररिलेवेंट है, बहुत यूज़फुल है। कल्चरल स्पेसिफिक अगर आप थोड़े इसमें चेंजेस करें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो इसको ना सिंथेसाइज कर देते हैं आखिरी में, जो रॉल्स में गलती थी। जो पहली गलती निकाली राइट प्राइवेट ऑर्बिट की, ओकिन ने, एसएम ओकिन ने, कि तुमने प्राइवेट स्फीयर को जस्टिफाई नहीं किया, उसके बारे में बात ही नहीं करी, तुमने सिर्फ पब्लिक गुड्स के बारे में बात की है। उसके बाद आउटकम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो मैंने कैपेबिलिटी की बात करी, अमर्त्य सेन ने, ये गलती थी कि इसमें ये चीज़ और ऐड करो। उसके बाद कम्युनिटेरियन क्रिटिक, सोशल ऑर्बिट। उसके बाद मैकपर्सन ने जो क्रिटिक किया कि तुम्हारा जो इंडिविजुअल है वो सिर्फ सोसाइटी से एकदम दूर है, उसका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद का ही एक्विजिशन करवा रहा है, मतलब वो खुद में ही कंप्लीट है ऐसा मान के चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दैट इज़ लेफ्ट ऑर्बिट। और उसके बाद रॉबर्ट नोजिक ने जो क्रिटिसिज्म दिया कि तुमने लिबर्टी को सेक्रीफाइस किया है फॉर द सेक ऑफ इक्वलिटी, इसको बोलते हैं राइट ऑर्बिट। मतलब दो एक्सट्रीम है, समझने की कोशिश करना। ये लेफ्ट है, ये राइट है, लिबर्टी की बात चल रही है, तो ये राइट ऑर्बिट है, ये लेफ्ट ऑर्बिट है, जहाँ पे सोसाइटी, कम्युनिटी और इन सब चीज़ों की बात की जाती है, इक्वलिटी की बात की जाती है। यहाँ पे इक्वलिटी एग्जिस्ट करेगी और यहाँ पे लिबर्टी एग्जिस्ट करेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट जस्टिस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले तो इनके थिंकर्स के नाम याद रखना कि ये लेफ्ट में आते हैं कि राइट में आते हैं। उसके बाद जो बुक्स मैंने बताई थी बीच में, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली किसने लिखी थी, एसएम ओकिन ने, ये पेपर में सीधे सीधे पूछा गया था। जॉन रॉल्स की बुक का नाम पूछा जा चुका है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जस्टिस। अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्वालिटी। So this was all about justice. In next video we will going to talk about inequality and equality.